Good morning to all students. Okay, today we are going to learn further. आगे के पॉइंट्स देखेंगे. देखने के पहले कल जो हम लोग ने पढ़ा है, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं और इसके बाद आने वाले लेक्चर में जो हम लोग पढ़ने वाला है, मतलब से बाय सैटरडे you will get the PDF of complete PDF of this chapter. Okay, by the time you can see that what is given. Okay, or you can take snapshot. Okay, and manage to study. तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर. कल हम लोग परक्यूजिट नहीं देखे थे क्योंकि बड़ा पॉइंट है, इसके लिए मैंने कल लिया नहीं. ओके, तो मैंने उधर तक ही ख़त्म किया था. किधर तक ख़त्म किया था? प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी. कंटिन्यू करेंगे. परक्यूजिट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट. हर क्वेश्चन में 2 से 3 पॉइंट, कम से कम 15 मार्क के लिए जब आता था तभी था. तो अभी मुझे तो लगता है कि 5 से 6 मार्क के लिए सिर्फ यही पॉइंट आने वाला है. परक्यूजिट्स का ही पॉइंट आने वाला है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो बिना भूले ये जो पार्ट है बहुत अच्छे से आपको याद रखना है. ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चल, perquisite may be defined as any casual emolument or benefit attached to an office or position in addition to salary or wages. तो परक्यूजिट एक ऐसा बेनिफिट है जो ऑफिस में जो पोजीशन है उसको उससे जुड़ा हुआ है. अगर कोई बड़ा पोजीशन में जॉब पे है, उसको गाड़ी बंगला नौकर चाकर सब मिलते हैं, तो बस वैसे ही कुछ है. समझ में? तो जो काम हम लोग करने वाले ऑफिस में एज एन एम्प्लॉय, तो वो पोजीशन से जुड़ा हुआ है. उसके लिए जो भी पैसा मिलता है वो पोजीशन को लेके, मतलब पोजीशन की वजह से जो भी हमको बेनिफिट फ़ायदा मिलता है उसको सैलरी ही या वेजेस सैलरी मानेंगे. इनमें it is a personal advantage or benefit derived by virtue of employment, ऑफिस और पोजीशन. तो जो भी पर्सनल एडवांटेज ही बोलेंगे हम लोग इसको. तो जो भी बंदा अगर कोई अच्छा पोजीशन में जॉब कर रहा है, तो उसका वो पोजीशन के लिए उसको जो भी एक्स्ट्रा इनकम मिलने वाले हैं, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाले हैं, उसी को उसको हम सैलरी ही मानेंगे. तो क्या होता है ये सब चीज़ वो भी समझेंगे. ठीक है, तो आगे देख लेते एक बार. Perquisite means money or goods given or regarded as a right in addition to one's pay. That is, perquisite may be in cash or kind. तो perquisite पैसा भी हो सकता है या कोई सामान हो सकता है. कैश या काइंड बोला, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही मिले, कुछ और भी मिल सकता है. ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग. डोंट वरी, आप सोचो मत कि आप कुछ और मतलब क्या, कुछ और का कुछ और मतलब मत निकालना. मैं बोल रहा हूँ कि पैसा मिलेगा या उसके बदले में कोई चीज़ या कुछ और मिल सकता है. समझ में आया? तो समझ लेते हैं. रीइम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड बाय एम्प्लॉय फॉर his employer is not a perquisite as it does not give any extra benefit to the employee. अगर एम्प्लॉय को कुछ पैसा दी, मतलब एम्प्लॉय के लिए कुछ खर्चा किया, एम्प्लॉय ने वो पैसा रिटर्न दे दिया. रीइम्बर्स करना मतलब रीपे करना. ठीक है, रिटर्न पे कर दिया जो पैसा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के बदले में दिया है, तो वो रीइम्बर्समेंट को इनकम नहीं मानेंगे एम्प्लॉय का, और उसके ऊपर टैक्स भी नहीं लगाएंगे. समझ में? सपोज समझो आप मेरे एम्प्लॉय हो. ठीक है, आपको मैं रिचार्ज फ्री में करके देता हूँ. ठीक है, आपको मैं रिचार्ज करके देता हूँ मेरे से मतलब अपने एक दूसरे से बात करने के लिए. तो ये जो रिचार्ज मैं आपके लिए करके दे रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको? तो ये जो रिचार्ज मैं आपको करके दे रहा हूँ,
अगर ये पैसा आपने मुझे रिटर्न दे दिया तो आपको कुछ फायदा मिला क्या, आपका कुछ बेनिफिट है क्या? नहीं, एज एन एम्प्लॉय आपका कोई बेनिफिट नहीं है, इसके लिए उसको हम लोग इनकम भी नहीं मानेंगे, परक्यूसिट भी नहीं है, क्योंकि कुछ फायदा नहीं हो रहा, समझ में आ रहा है? तो ये था उसका एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझ गए ना? उसके बाद परक्यूजिट्स टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज, मतलब अगर ये बेनिफिट मिलेंगे तो सारे कोई भी टाइप के एम्प्लॉय हो उसको टैक्स भरना ही है। समझ में आ रहा? एक सेकंड दे दो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसमें हम लोग समझेंगे क्या क्या पॉइंट्स है जो परक्यूजिट कोई भी टाइप का एम्प्लॉय हो सभी एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल है। पहला पॉइंट, रेंट फ्री अकोमोडेशन, रहने के लिए घर अगर फ्री में दिया जा रहा है, रहने के लिए अगर फ्री में, फ्री मतलब रेंट फ्री मतलब भाड़ा के बिना भाड़े के घर दिया जा रहा है तो टैक्सेबल परक्यूजिट है। कोई भी टाइप का एम्प्लॉय हो सबको टैक्स भरने पड़ेंगे ये फायदे पे। उसके बाद में कंसेशन इन रेंट, अगर कम रेंट में कोई घर दे रहे, आप बोलेगा ये क्या पॉइंट है, पर जो दिया वो क्या पॉइंट है? सो एग्जांपल, अगर मैं बोलूं रेंट घर का से एग्जांपल 10,000, ठीक है, ये पूरा का पूरा 10,000 मैं बोलता हूँ कि मत दो, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन। कंसेशन इन रेंट मतलब क्या, रेंट होता है 10,000 लेकिन आप मुझे पे करो रेंट सिर्फ 6,000, तो इधर पे 4,000 का बेनिफिट हो गया ना। 10 देना चाहिए था लेकिन दिया 6, तो 4,000 कंसेशन हो गया, तो वो बेनिफिट है, उसके ऊपर टैक्स भरने पड़ेंगे। तो याद रखना है, रेंट फ्री और रेंट का कंसेशन दोनों अलग अलग है पॉइंट, है तो अलग अलग पॉइंट बट लेकिन है तो दोनों भी परक्यूजिट्स, क्योंकि दोनों में बेनिफिट हो रहा है, एक में पूरा हो रहा है एक में थोड़ा हो रहा है, लेकिन हो रहे तो सही। तो जितना भी इसको बेनिफिट मिलेगा वो परक्यूजिट ही माना जाएगा, समझ में आया? उसके बाद पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन, एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन मैंने अभी बताया आपको, मैं रिचार्ज करके दे रहा हूँ, आप खुद नहीं कर सकते क्या, कर सकते हैं ना, लेकिन मैं करके दे रहा हूँ, तो मैंने आपसे थोड़ी कोई पैसा मांगा, आपको करके दिया बस, ठीक है। या आने जाने का आपको मैं ट्रैवलिंग का खर्चा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो पेमेंट है, मतलब मैं आपको पास निकाल के दे रहा हूँ, मैं निकाल के दे रहा हूँ, समझ में? आपने, आपको पैसा नहीं दे रहा हूँ कि आप जाके निकाल लो, मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। तो आप जो पेमेंट करना चाहिए वो पेमेंट मैंने किया। पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन मतलब पेमेंट एम्प्लॉय को करना था लेकिन किया एम्प्लॉयर ने, तो ये भी एक फ़ायदा हो गया कि हमारा खर्चा कोई और उठा रहा है, तो हमारे लिए तो फ़ायदा ही है ना। तो वही बात है, पेमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑब्लिगेशन मतलब हमारा खर्चा कोई और उठा रहा है, हमारा जो लाइबिलिटी है कोई और पे कर रहा है। नेक्स्ट वन, प्रीमियम टू इंश्योर लाइफ ऑफ एम्प्लॉय, तो मैंने, अगर आप मेरे एम्प्लॉय हो, अगर मैंने आपका इंश्योरेंस निकाला, आपका LIC मैंने निकाला है, लाइफ इंश्योरेंस, तो ये भी आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि आपका मैंने LIC निकाला है तो मैच्योर हुआ तो आपको ही मिलेगा, प्रीमियम तो मैं भर रहा हूँ लेकिन उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ये अगेन एम्प्लॉय के लिए फ़ायदा है, इसको परक्यूजिट मानेंगे और टैक्सेबल होगा। बाद में दिया प्रिस्क्राइब्ड एम्यूनिटीज़, प्रिस्क्राइब्ड एम्यूनिटीज़ मतलब और भी बहुत सारे फ़ायदे, जैसे कि इंटरेस्ट फ्री लोन, यूज़ और ट्रांसफ़र ऑफ मूवेबल एसेट्स। इंटरेस्ट फ्री लोन मतलब मैंने आपको लोन दिया है जिसमें मैंने आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया ही नहीं, तो इंटरेस्ट जितना आपसे मैंने नहीं लिया उतना आपका फ़ायदा। एज एन एम्प्लॉई आपको मैं लोन दे रहा हूँ लेकिन आपसे इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, तो वो आपका फ़ायदा। या मैं आपको गाड़ी वगैरह दे रहा हूँ, ठीक है, ऑफिस आने जाने के लिए, बट आप पर्सनल यूज़ के लिए भी
यूज़ कर सकते हो। तो मैंने आपको गाड़ी दिया है जाने आने के लिए, तो वो भी आपका फायदा। इसको प्रिस्क्राइब इम्यूनिटीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं परक्यूजिट टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। उसमें बोला पहला इंटरेस्ट फ्री लोन, दूसरा यूज और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। या तो मैंने आपको यूज करने दिया या मैंने आपको दे दिया है, ऐसा नहीं कि ओनरशिप बस एक तो ड्राइवर के साथ दूंगा या बिना ड्राइवर आप खुद चला के जाओगे चला के आओगे, ऐसे भी दे सकता हूँ। तो उसको यूज बोला या फिर ट्रांसफर बोला है। समझ में आ रहा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक पॉइंट तो पक्का है 5 में से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, perquisite taxable only in case of specified employees। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज मतलब डायरेक्टर। हम आगे हम लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के बारे में देखेंगे, चलो पहले देख लेते हैं उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ओके, तो इधर आप देख सकते हैं द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और इम्यूनिटी गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट टू स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। द स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मीन्स, तो अगर कोई फ़ायदा मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट या कंसेशनल रेट में स्पेसिफाइड एम्प्लॉय को, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब कौन, मैंने इधर डार्क रेड में लिखा है, और डायरेक्टर हु इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कोई डायरेक्टर जो एम्प्लॉय भी है कंपनी का, हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है। ओके, एन एम्प्लॉय हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, ऐसा एम्प्लॉय जिसका कुछ तो भी फायदा है कंपनी में, मतलब कुछ तो भी उसका खुद का फायदा होने वाला है या इंटरेस्ट है। जैसे कि दैट इज एन एम्प्लॉय होल्डिंग इक्विटी शेयर्स इन एम्प्लॉयर्स कंपनी कैरिंग मोर देन 20% और मोर वोटिंग पावर्स। ऐसा एम्प्लॉय जिसका कुछ कंपनी में शेयर्स है और उसमें उसमें 20% या उससे ज़्यादा उसका वोटिंग पावर है। समझ में आए? उसके कोई इक्विटी शेयर्स है और उसमें उसका 20% या उससे ज़्यादा उसका वोटिंग पावर है, वैसे टाइप के एम्प्लॉय को हम लोग बोलेंगे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। Any other employee whose income from salary is more than 50,000 during the relevant previous year। तो क्या बोला, ऐसा कोई एम्प्लॉय जिसका इनकम सैलरी में 50,000 से ज़्यादा है पिछले साल में, the amount of 50,000 is to be computed after excluding non-monetary benefit and deducting entertainment allowance and professional tax under section 16। तो बोला है कि वो 50,000 में नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जिसमें पैसे का फ़ायदा नहीं है वो छोड़ दो, जो भी डिडक्शन है सब डिडक्ट कर दो, एंटरटेनमेंट अलाउंस प्रोफेशनल टैक्स वगैरह छोड़ के जो 50,000 आने वाला है। अभी आपको ये डिटेल में समझेगा नहीं, जब हम लोग प्रॉब्लम करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझेगा। इतना ही मानना कि पैसे का जो भी कैश में मिल रहा है सिर्फ उसको हिसाब में लेना है, उसको हिसाब में लेके अगर उसका सैलरी 50,000 या उससे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में जा रहा है तो उसको स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मानेंगे। समझ में? तो ऐसे टाइप का एम्प्लॉय को क्या क्या दे सकता है, दिया तो हाँ, दिया तो टैक्सेबल है। गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट। समझो कोई डायरेक्टर है, डायरेक्टर को गैस इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई फ्री में दिया है, टैक्सेबल है। उसके बाद फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर फैमिली मेम्बर्स ऑफ एम्प्लॉय, ऐसे टाइप के एम्प्लॉय का फैमिली मेम्बर को एजुकेशन फ्री में दिया है, टैक्सेबल। फ्री डोमेस्टिक सर्वेंट सच एज स्वीपर वॉचमैन, ओके, गार्डनर कुक एक्सेट्रा, मतलब फ्री में काम करने के लिए लोग दिया, सर्वेंट दिया, जैसे कि झाड़ू पोछा करने वाला स्वीपर, वॉचमैन, गार्डनर जो गार्डन संभालता है, कुक जो खाना बनाता है। तो इस तरह का अगर उनको कोई डोमेस्टिक सर्वेंट दिया गया है, मतलब घर का काम करने के लिए नौकर चाकर दिया गया है, तो वो भी टैक्सेबल है, वो भी सैलरी ही माना जाएगा। अब बात करेंगे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा बड़ा, परक्यूजिट्स नॉट टैक्सेबल एट ऑल। ये परक्यूजिट टैक्सेबल बिल्कुल भी नहीं है। कौन सा परक्यूजिट टैक्सेबल नहीं पूछिएगा तो मेडिकल ट्रीटमेंट इन एम्प्लॉयर्स हॉस्पिटल,
मान लो कोई एम्प्लॉय है या उसका फैमिली मेम्बर है, उनका ट्रीटमेंट जिधर हम लोग काम कर रहे हैं, से एग्जांपल टाटा टाटा मोटर्स में, एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, या टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में काम कर रहे हैं, तो टीसीएस में जो काम कर रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस में, उनका खुद का हॉस्पिटल है, मालूम है ना, टाटा का हॉस्पिटल है। तो टाटा का हॉस्पिटल में हम लोग अगर उधर का एम्प्लॉय है टाटा कंपनी का, तो हमारे लिए उधर ट्रीटमेंट मिलेगा, हमको ट्रीटमेंट ले सकते हैं हम उधर। तो अगर हम या हमारे फैमिली मेम्बर लेते हैं ट्रीटमेंट हमारे कंपनी के खुद के हॉस्पिटल में, तो टैक्स नहीं है, मतलब इसको इसके ऊपर टैक्स लगेगा नहीं। परक्यूजिट नॉट टैक्सेबल एट ऑल लिखा है, मतलब इसके ऊपर टैक्स लगना नहीं है। बाद में बोला मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ले रहे तो भी टैक्स नहीं। मेडिकल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, मेडिकल ट्रीटमेंट ऐसे हॉस्पिटल में लिया है जिसको अप्रूवल दिया है चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का जो चीफ कमिश्नर है उसने क्या किया है, अप्रूवल दिया है, तो उसके ऊपर भी वैसे हॉस्पिटल के ऊपर मेडिकल, वैसे हॉस्पिटल से मेडिकल ट्रीटमेंट लिया तो भी टैक्स नहीं है। बाद में बोला मेडिकल ट्रीटमेंट ट्रैवल एंड स्टे अब्रॉड ओनली टू एक्सटेंड परमिटेड बाय आरबीआई। तो कोई पर्सन है जिसका इलाज इंडिया में नहीं होने वाला, तो उसका ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट के लिए और उसके बाद उसका स्टे के लिए और अब्रॉड में ट्रैवल स्टे, ट्रीटमेंट ट्रैवल स्टे अब्रॉड, जितना आरबीआई ने बोला उतना, आरबीआई कितना बोलता है, आरबीआई बोलता है जिसको जो पेशेंट है उसके साथ एक जन जाएगा, तो वो दोनों का ट्रैवलिंग स्टे और वो बंदे का ट्रीटमेंट, जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट का खर्चा के ऊपर टैक्स नहीं है, ऐसा आरबीआई बोलता है। समझ में? तो ये था पॉइंट आरबीआई के रिलेटेड में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद प्रीमियम ऑन एम्प्लॉयज हेल्थ इंश्योरेंस, अगर एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस निकला है, हेल्थ इंश्योरेंस बोला मैंने, लाइफ इंश्योरेंस नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रीमियम अगर एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस पे भर रहा है, कौन कंपनी भर रहा है, तो टैक्स नहीं है। प्रीमियम ऑन मेडिक्लेम इंश्योरेंस, अगर प्रीमियम एम्प्लॉय का मेडिक्लेम इंश्योरेंस के लिए लिया है, हेल्थ इंश्योरेंस अलग है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस अलग है, मेडिक्लेम इंश्योरेंस के लिए लिया है तो भी टैक्स नहीं, मेडिकल का जो भी खर्चा है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं। सब्सिडाइज लंच और डिनर, मतलब सब्सिडाइज मतलब कम भाव में उनको लंच या डिनर करा रहे, मतलब दोपहर और रात का खाना दे रहे, तो वो जितना कम में दे रहे उतना उसका फ़ायदा है, तो उसके ऊपर भी टैक्स नहीं है। उसके बाद फ्री रिफ्रेशमेंट ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स, ऑफिस आवर्स में चाय पानी नाश्ता दे रहे, तो ये भी टैक्सेबल नहीं है। बाद में रिक्रिएशनल फैसिलिटी टू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय को रिक्रिएशनल फैसिलिटी से एग्जांपल कोई योगा जिम या कोई गेम्स खेलने के लिए, मतलब ऐसा कुछ उनको रिक्रिएशन, अपने आप को रिफ्रेश करने का या माइंड को रिलैक्स करने के लिए कोई फैसिलिटी दिया है, तो वो खर्चा भी एग्जम्प्ट है। उसके बाद अमाउंट स्पेंट ऑन ट्रैवलिंग ऑफ, सॉरी ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय का ट्रेनिंग के लिए कुछ खर्चा किया है तो वो भी एग्जम्प्ट है। और आपको मालूम है या नहीं मालूम है तो पूछ लेना, जो भी लोग जॉब जाते हैं शुरू में बिना ट्रेनिंग का कोई भी एम्प्लॉय को मेन जॉब में लेते नहीं है, पहला ट्रेनिंग दिया जाएगा, अगर वो सीख जाता अच्छे से उसके बाद उसको जॉब पे, ओरिजिनल जॉब पे वो जाएगा, तब तक तो मज़ा ही है उसका। ट्रेनिंग 1-2 महीना 3 महीना भी हो जाता है तो मज़ा, हनीमून पीरियड होता है, तो एंजॉय कर लेंगे फ्री में, मतलब बैठे बैठे आपको पगार मिल जाएगा, मतलब जाने का टाइम पास करने का, जो सिखाएगा सीखने का आजा नहीं है, ओरिजिनल काम नहीं होता है, तो वो खर्चा भी एग्जम्प्ट है। टेलीफोन प्रोवाइडेड एट द रेसिडेंस ऑफ एम्प्लॉय,
आपके मतलब एम्प्लॉय के रेसिडेंस पे टेलीफोन दिया जा रहा है, तो और इससे अच्छी बात क्या रहेगी, तो वो भी एग्जम्प्ट है। गुड सोल्ड टू एम्प्लॉय एट कंसेशनल रेट, जो बिजनेस है वो जो कंपनी है, कंपनी का अगर कोई गुड्स एम्प्लॉय को सस्ते में दिया जा रहा है, तो जितना सस्ते में दे रहे उतना एम्प्लॉय का फ़ायदा, वो भी एग्जम्प्ट है। कन्वेंस फैसिलिटी टू कवर द जर्नी बिटवीन ऑफिस एंड रेसिडेंस, मतलब ऑफिस से घर, घर से ऑफिस जाने आने का जो आपको फैसिलिटी दे रहे हैं, वो भी नॉट टैक्सेबल। Actual traveling expenses paid or reimbursed by an employer for journey undertaken for business purpose, एम्प्लॉय ने जो खर्चा किया है ट्रैवलिंग का, बिजनेस के काम से जो ट्रैवलिंग किया है, उसने अगर कुछ पे किया है खुद के जेब से, वो पैसा उसको रिटर्न मिल रहा है, कंपनी उसको रीपे कर रहा है, समझ में आ रहा है, तो वो खर्चा भी नॉन टैक्सेबल है। तो इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो याद रखना इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, और ये इसमें से 2-4 पॉइंट, 2 से 3 पॉइंट आएंगे, ऊपर से 2-3 पॉइंट आएंगे, मतलब लगभग 5 से 6 पॉइंट तो ये हेडिंग से, परक्यूजिट से कवर होना ही है, समझ में आया? तो ये था परक्यूजिट। आगे बढ़ते, ये तो हम लोग ने कल देखा था। आज देख लेंगे अंडर सेक्शन डिडक्शन फ्रॉम सैलरी इनकम अंडर सेक्शन 16, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा मत सोचो कि सर तो हर पॉइंट को इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, ये तो कंपलसरी है, हर क्वेश्चन में रहेगा। परक्यूजिट हर क्वेश्चन में, डिडक्शन हर क्वेश्चन में, आप देख सकते हैं डिडक्शन ये हर क्वेश्चन में रहेगा, समझ में? ये दोनों तो हर क्वेश्चन में कंपलसरीली आएंगे, इसका चांस आने का है भी नहीं भी, ठीक है, लेकिन ये दोनों तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर क्वेश्चन में आएंगे। परक्यूजिट्स और डिडक्शन आज पढ़ेंगे, तो डिडक्शन देख लेंगे। डिडक्शन में देखो, सेक्शन 16 lays down following deduction which are allowable while computing the income under the head salary। तो सेक्शन 16 बोलता है कि जो भी डिडक्शन है सैलरी के अंडर, वो क्या क्या है, वो ये सेक्शन में ही अलाउ करेंगे हम, सेक्शन 16 में ही अलाउ करेंगे। तो पहला पॉइंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सबसेक्शन 1, एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2, professional tax under section 16 subsection 3। Let us now understand what are the points। okay, सबसे पहला standard deduction under section 16 subsection 1 क्या दिया है देखो, actual expenses incurred for purpose of employment in the form of purchase of books, expenses on traveling, expenses incidental to employment will not be allowed as deduction। However, instead of this, a standard deduction is allowed on notional basis. Whether the actual expenses are incurred or not, the deduction will be allowed as specified under this section। ठीक है, पहले ये देख लेते हैं। तो क्या बोला, एक्चुअल खर्चा जो कर रहे हैं हम लोग काम के लिए, जॉब के लिए, ठीक है, जैसे कि कुछ किताब खरीदे, कुछ ट्रैवलिंग करने के खर्चा, या जो भी खर्चा काम से जुड़ा हो, ठीक है, से एग्जांपल सीएसटी में जॉब मिल गया, जाने आने का खर्चा, ट्रेन का ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ठीक है। आपको जॉब मिला अकाउंट्स का, लेकिन आपको अकाउंट्स के कुछ पॉइंट्स में डाउट है, उसके लिए आपको किताब खरीदना पड़े, ठीक है। और कोई खर्चा जैसा जो जॉब पे जा रहे हैं हम, से एग्जांपल जो भी जॉब हम कर रहे हैं उसके रिलेटेड हमको कुछ खर्चा करना पड़ रहा है ताकि हम लोग को जॉब अच्छे से कर पाए, उसको बोलते हैं एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट, एक्सपेंसेस इंसिडेंटल टू एम्प्लॉयमेंट। तो ये खर्चे को बोला मैंने, जॉब से जुड़ा हुआ जो भी खर्चा है वो सर उसके डिडक्शन नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, हाँ नहीं मिलेंगे, आपने सही सुना, नहीं मिलेगा। उसके बदले में एक ही डिडक्शन मिलेगा, इंस्टेड ऑफ दिस
स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अलाउड ऑन नोशनल बेसिस। नोशनल बेसिस मतलब अमाउंट फिक्स है, वो अमाउंट मिल जाएगा, आप खर्चा करे या नहीं करे वो अमाउंट तो आपको डिडक्शन मिलना ही है बाय डिफॉल्ट। तो लिखा दी सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 अलाउ स्टैंडर्ड डिडक्शन फ्रॉम सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। वेरी इंपॉर्टेंट, 2021, क्योंकि 19-20 में 40,000 था, अभी कितना है 50,000 है। 19-20 में 40,000 था, जूना बुक अगर रेफर करोगे आप तो 40,000 था स्टैंडर्ड डिडक्शन, अभी कितना हो गया असेसमेंट ईयर 20-21 में 50,000। या एक्चुअल सैलरी 50,000 है एक्चुअल सैलरी, विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम रहेगा वो अमाउंट ले लेंगे। एक्चुअल सैलरी क्या पूछ रहा, प्रॉब्लम जब आएगा तभी समझाऊंगा, ठीक है। ऐसा बोल रहे करके सोचना मत, क्योंकि जब तक आप देखोगे नहीं सीखोगे नहीं। अभी तो आप सुन रहे हो ना, सिर्फ जितना समझ में आ रहा है प्लस है, जो नहीं आ रहे प्रॉब्लम जब चालू करूंगा तभी समझ में आ जाएगा किधर जाने वाले, है क्या नहीं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट ये था स्टैंडर्ड डिडक्शन। उसके बाद डिडक्शन ऑफ एंटरटेनमेंट अलाउंस सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस हम लोग ने तभी भी देखा था कि ऐड करते हैं ग्रॉस सैलरी में। ये देखो ना, वो फॉर्मेट बता देता हूँ। तो अब देखो एंटरटेनमेंट अलाउंस है इधर, और अब देखना इधर भी है, दो जगह, समझ गए। पहले ऐड करना है, उसके बाद डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा डिपेंड करता है किसके ऊपर, देखेंगे। क्या दिया, इफ एंटरटेनमेंट अलाउंस इज ग्रांटेड टू एसएससी बाय हिज एम्प्लॉयर it is to be included in the income under the head salary, and thereafter deduction will be allowed to him subject to conditions and limits stated under this section discussed herein below। तो नीचे दिया गया है कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो क्या बोला है, एंटरटेनमेंट अलाउंस जो एम्प्लॉई है उसको मिलता है एम्प्लॉयर की तरफ से, उसको पहले सैलरी में इंक्लूड करना है, उसके बाद उसको डिडक्शन मिलेगा, लेकिन डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप का एम्प्लॉई है और कितना हद तक उसको डिडक्शन मिलेगा। तो पहला टाइप ऑफ एम्प्लॉय, दो टाइप के एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दूसरा नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा। लिखा है अलाउड ओनली टू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलने वाला है, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस के बारे में लिखा है, क्या लिखा है, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज इनिशियली इंक्लूडेड इन ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आएगा, इंक्लूडेड वर्ड मिसिंग है, मैं डाल दूंगा, ठीक है। उसके बाद देयर आफ्टर अलाउड एज डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, उसके बाद उसको सैलरी में से क्या करेंगे, डिडक्ट करेंगे, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ही। नॉन गवर्नमेंट मतलब कोई और एम्प्लॉय है तो नहीं लेंगे, मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा। लोअर ऑफ द फॉलोइंग, तीनों में से जो कम है वो डिडक्शन अमाउंट है। 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी 5,000 अमाउंट एक्चुअली रिसीव्ड एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस का अमाउंट कितना मिला, 5,000 या 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, ठीक है। जो भी तीनों में से कम रहेगा वही अमाउंट क्या रहेगा, डिडक्शन अमाउंट रहेगा, डिडक्शन अमाउंट रहेगा। उसके बाद एक नोट है, amount actually spent towards entertainment is not to be considered at all for claiming deduction। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना खर्चा किया इससे कुछ लेना देना नहीं है, कितना मिला वो देखना है, कितना खर्च किया वो नहीं देखना है। बेसिक सैलरी इंक्लूड डियरनेस अलाउंस इट फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ सैलरी। तो इधर पे आप जो बेसिक सैलरी करके नाम देख रहे हो इसमें डीए भी इंक्लूडेड है, डियरनेस अलाउंस। कब, जब ये सैलरी का हिस्सा माना जाएगा, नहीं तो नहीं। तो बेसिक सैलरी मतलब सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं है, उसमें डीए भी ले सकते हैं अगर वो सैलरी का हिस्सा है तो, नहीं तो नहीं।
समझ में आ रहा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट फॉर द डे, डिडक्शन ऑफ प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट सेक्शन 16 सबसेक्शन 3। प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट, जो भी जॉब करते हैं उनको टैक्स देने पड़ते हैं। समझ गए क्या बोला मैंने? एक ही वर्ड में बोल रहा हूँ, जो भी जॉब करता है उसको टैक्स देने पड़ते हैं। प्रोफेशनल टैक्स और टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट लेविड बाय स्टेट, ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है। अंडर आर्टिकल 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अलाउड एज डिडक्शन। तो ये स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करता है, टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट लेता है, लेकिन आर्टिकल 276 के कानून के हिसाब से डिडक्शन मिलता है। समझ में? डिडक्शन के लिए द फॉलोइंग 2 पॉइंट शुड बी नोटेड इन दिस रिगार्ड। क्या है? पहला, डिडक्शन इज अवेलेबल ओनली इन द ईयर इन विच प्रोफेशनल टैक्स इज पेड। तो जो साल में प्रोफेशनल टैक्स पे करेगा तो वो साल ही उसको डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स का मिलेगा। से एग्जांपल, इस साल 20-21 है और पिछले साल 19-20 है। 19-20 को प्रोफेशनल टैक्स दिया नहीं, 20-21 में प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहे हैं, तो अगले साल, इस साल पे कर रहे हैं ना, तो अगले साल टैक्स भरेंगे ना हम लोग इस साल का, तो अगले साल, इस साल जो प्रोफेशनल टैक्स दिया है उसका डिडक्शन मिलेगा, जबकि वो था कभी का? पिछले साल का। समझ में? आगे, if professional tax is paid by employer on behalf of employee, it is first included in the salary of the employee as perquisite, since it is an obligation of the employee, okay, discharged by the employer. It is taxable whether the employee is a specified employee or not, and then the same amount is allowed as deduction on account of professional tax from gross salary. अगर प्रोफेशनल टैक्स हमारे बदले में हमारा कंपनी दे रहे, हमारे सैलरी से डिडक्ट हो रहे प्रोफेशनल टैक्स, हम पे नहीं कर रहे, हमारा कंपनी हमारे बदले में क्या कर रहे? प्रोफेशनल टैक्स गवर्नमेंट के पास जमा करा रहा है। तो पहला बात याद रखना है, वो जमा करा है या नहीं करा है, हमारे सैलरी से, हमारे सैलरी में वो इंक्लूड करना है। पहले उसको हम लोग टैक्सेबल करेंगे, उसको परक्यूजिट मानेंगे और टैक्सेबल करेंगे, चाहे हमारा एम्प्लॉयर ने वो पे किया है नहीं किया है, या कोई एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है या नहीं है। ठीक है, तो वो पहला पे करेगा या नहीं पे करेगा वो नहीं मिलेगा, सैलरी में पहले इंक्लूड होगा, उसके बाद डिडक्शन मिलेगा। समझ में? मतलब प्रोफेशनल टैक्स हम खुद जाके गवर्नमेंट को दे या हमारे बदले में हमारा कंपनी दे। समझ में? तो इसका पहला क्या करना है? सैलरी में ऐड करना है, उसके बाद क्या करना है? सैलरी से एज ए डिडक्शन उसको लेस भी करना है। समझ में? तो पहले ऐड होगा फिर लेस होगा। एंटरटेनमेंट भी पहले ऐड होगा फिर लेस होगा, डिपेंड करेगा कि अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा, नहीं तो स्टैंडर्ड डिडक्शन सबके लिए कॉमन है, वो इधर ऐड नहीं करना, डायरेक्टली लेस ही करना है, सिर्फ डायरेक्टली 50,000 क्या करना, लेस करना है। तो ये था आज का लेक्चर। पीडीएफ मैंने बोल दिया, पीडीएफ मैंने क्या बोला आपको, ये मैं आपको कब दूंगा? सैटरडे। और भी बाकी है, वो सब सारे पॉइंट्स ऐड करूंगा उसके बाद दूंगा। अभी दूंगा तो आधा अधूरा हो जाएगा, तो अभी देने का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के पास टेक्स्ट बुक है, यू कैन रेफर दैट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी so that I could help you and make clear your all doubts. Okay, so that's it for the day. Okay, we'll meet in the next lecture by the time. Okay, bye bye, take care.